हाइपोफाइसिस को का भी दो पार्ट है, पार्स डिस्टेलिस एंड पार्स इंटरमीडिया, पार्स डिस्टेलिस एंड पार्स इंटरमीडिया। और इसके बाद क्या आएगा, न्यूरोहाइपोफाइसिस। न्यूरोहाइपोफाइसिस का दो कितने पार्ट है, एक ही पार्ट है, पार्स नर्वोसा। तो न्यूरोहाइपोफाइसिस को पार्स नर्वोसा बोला, एडिनोहाइपोफाइसिस को पार्स डिस्टेलिस एंड पार्स इंटरमीडिया, दो पार्ट था। अब देखो सुनना, क्या पार्स डिस्टेलिस को एंटीरियर पिट्यूटरी बोल रहा है, पार्स डिस्टेलिस एंटीरियर पिट्यूटरी। न्यूरोहाइपोफाइसिस जो होता है पार्स नर्वोसा वो पोस्टीरियर पिट्यूटरी है। तो तुम्हारे पास एक कंफ्यूजन आएगा, सर पार्स इंटरमीडिया क्या था? तो पार्स इंटरमीडिया सेपरेट रहता है और वो एक हार्मोन सिक्रेट करता है, मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, MSH। मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन इज सिक्रेटेड बाय पार्स इंटरमीडिया पार्ट ऑफ एडिनोहाइपोफाइसिस। क्लियर है सबको? अब क्या होता है कि ह्यूमन में ना पार्स डिस्टेलिस और पार्स इंटरमीडिया दोनों एक साथ अटैच रहते हैं। तो कभी कभी क्या पता नहीं चलता है कि ये दोनों पार्ट अलग अलग नहीं है, साथ में अटैच है। तो एंटीरियर पिट्यूटरी और MSH दोनों साथ में सिक्रेट हो रहा है। यानी तुमसे पूछा जाए पार्स डिस्टेलिस का पार्ट कौन सा है, एंटीरियर पिट्यूटरी। तो एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड कौन कौन सा हार्मोन रिलीज करता है, इंपॉर्टेंट पॉइंट वो है, प्रोड्यूस करता है और रिलीज करता है। तो ग्रोथ हार्मोन, प्रोलैक्टिन, TSH थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, ACTH एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोपिन हार्मोन। नेक्स्ट क्या है, LH ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और FSH फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। फिर से बोल रहा हूं, ग्रोथ हार्मोन, प्रोलैक्टिन, थायरोट्रोपिन स्टिमुलेटिंग हार्मोन, एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोपिन हार्मोन और लास्ट में क्या रहेगा, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और फिर क्या रहेगा, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये सारे कौन प्रोड्यूस कर रहे हैं, कौन प्रोड्यूस कर रहा है, एंटीरियर पिट्यूटरी। समझ में आया क्या? इस पे एक्ट कौन करेगा? तो इसे रिलीज करने वाला हार्मोन हाइपोथैलेमस क्या करेगा? अगर LH रिलीज कराना है तो क्या करेगा पता है, LH FSH गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन वो रिलीज कराएगा। समझ में आया क्या? अगर उसे TSH रिलीज कराना है तो TRH रिलीज होगा, थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन रिलीज होगा। अगर उसे ACTH रिलीज कराना है तो हाइपोथैलेमस क्या रिलीज करेगा, कॉर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। क्लियर है? ग्रोथ हार्मोन रिलीज कराना हो तो ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन, इनहिबिट कराना है तो क्या रिलीज कर देगा, सोमैटोस्टेटिन, जो ग्रोथ हार्मोन को इनहिबिट कर देगा। समझ में आया क्या? पार्स नर्वोसा हो गया, पोस्टीरियर पिट्यूटरी, वहां पे क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये स्टोर भी करके रखता है और रिलीज भी करता है। कौन सा दो हार्मोन, ऑक्सीटोसिन और वैसोप्रेसिन। वैसोप्रेसिन के बारे में अपन लोगों ने एक्सक्रीटरी सिस्टम में बहुत अच्छे से डिस्कस कर लिए थे, ADH। वैसोप्रेसिन का इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी ये दोनों हार्मोन को स्टोर भी करता है और रिलीज भी करता है। ठीक है, तो स्टोर एंड रिलीज टू हार्मोन ऑक्सीटोसिन एंड वैसोप्रेसिन। ठीक है, अब अपन स्टार्ट करते हैं एक एक हार्मोन को थोड़ा इनका फंक्शंस देख लेते हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड जो रिलीज कर रहा है, ग्रोथ हार्मोन। ग्रोथ हार्मोन का फंक्शन क्या होता है, ग्रोथ के लिए इंपॉर्टेंट है, ऑब्वियस है, नेम से ही पर बोन का ग्रोथ करा सकता है, मसल्स का ग्रोथ कराता है, ऑर्गन का ग्रोथ कराता है। ठीक है, बोन मसल्स अगर मींस बोन का ग्रोथ करा रहा है तो अगर इनका हाइपर सिक्रेशन होगा, मींस हाइपर सिक्रेशन का मतलब क्या समझ में आता है तुम लोगों को बताओ? हाइपर सिक्रेशन का मतलब ग्रोथ हार्मोन का लेवल ब्लड में ज्यादा हो गया, ज्यादा लेवल सिक्रेट कर रहा है, तो बोन का ग्रोथ ऑब्वियसली ज्यादा होगा। तो इसमें दो क्वेश्चन आता है, हाइपर सिक्रेशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन बिफोर प्यूबर्टी लीड्स टू गाइगेंटिज्म और हाइपर सिक्रेशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन आफ्टर प्यूबर्टी लीड्स टू एक्रोमेगाली। एक्रोमेगाली में क्या क्या होगा, बोन ग्रोथ बहुत ज्यादा होगा, बोन बहुत ज्यादा लंबे हो जाएंगे। ठीक है, और क्या रहेगा, ऑर्गेनोमेगाली हो जाएगा। ऑर्गेनोमेगाली का मतलब क्या होता है, सारे ऑर्गन्स का बहुत ज्यादा साइज बढ़ जाएगा, लार्ज साइज हो जाएगा सारे ऑर्गन्स, ग्रोथ बोन का ग्रोथ बहुत ज्यादा होगा। ठीक है, क्वेश्चन क्या आएगा, आफ्टर प्यूबर्टी एक्रोमेगाली, बिफोर प्यूबर्टी गाइगेंटिज्म। हाइपोसिक्रेशन क्या कहलाता है, ड्वार्फिज्म और पिट्यूटरी ड्वार्फिज्म बोलते हैं। हाइपोसिक्रेशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन इज नोन एज लीड्स टू पिट्यूटरी ड्वार्फिज्म, मींस सारे स्टंटेड ग्रोथ वाले जो भी रहेंगे ना इंडिविजुअल, जिनका ग्रोथ हार्मोन जिसका लेवल कम रहेगा उसमें ग्रोथ रुक जाएगा, स्टंटेड ग्रोथ, हाइट कम हो जाएगी, बोन छोटे छोटे होंगे, तो ऑब्वियसली स्टंटेड ग्रोथ बोलेंगे। क्लियर है सबको? ग्रोथ हार्मोन क्वेश्चंस यही सब बनेंगे एग्जाम में। नेक्स्ट, ग्रोथ हार्मोन के बाद एक और हार्मोन रिलीज करता है, प्रोलैक्टिन। कौन रिलीज करता है, एंटीरियर पिट्यूटरी। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, एंटीरियर पिट्यूटरी जो प्रोलैक्टिन रिलीज करता है, कब रिलीज करता है, तो आफ्टर डिलीवरी के बाद, प्रेग्नेंट फीमेल में आफ्टर डिलीवरी प्रोलैक्टिन रिलीज करता है और वो किस पे एक्ट करता है, मेमोरी ग्लैंड पे एक्ट करता है और मेमोरी ग्लैंड की ग्रोथ में हेल्प करता है, मेमोरी ग्लैंड का ग्रोथ करवाता है, साथ में मिल्क को प्रोड्यूस करता है। तो मिल्क प्रोडक्शन हार्मोन इज, मिल्क प्रोड्यूसिंग हार्मोन इज प्रोलैक्टिन। क्लियर है सबको? मिल्क प्रोड्यूसिंग हार्मोन इज प्रोलैक्टिन। थायराइड ग्लैंड के बारे में अच्छे से डिस्कस करेंगे। TSH किस पे एक्ट करता है, थायराइड ग्लैंड पे। ठीक है, और रिलीज क्या कराता है, थायरॉक्सिन हार्मोन। नेक्स्ट अपन वही पढ़ेंगे, थायरॉक्सिन हार्मोन।
LHFSH, इसके बारे में अपन लोग दो जगह पढ़ेंगे, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम जब डिस्कस करेंगे वहां पे पढ़ेंगे, और यहाँ पे अपन क्या डिस्कस कर लेते हैं, LHFSH किस पे एक्ट करता है, तो मेल में टेस्टिस पे एक्ट करता है, फीमेल में ओवरी पे एक्ट करता है। टेस्टिस पे क्या रिलीज करवाता है, टेस्टोस्टेरोन रिलीज कराता है, बहुत सारे स्पर्म के ग्रोथ में, स्पर्मेटोजेनेसिस में हेल्प करेगा, स्पर्मेटोजेनेसिस में हेल्प करेगा, ग्रोथ कराएगा, और ये LHFSH फीमेल में किस में एक्ट करेगा, ओवरी पे, ओवरी से क्या रिलीज कराएगा, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन रिलीज कराएगा, ठीक है। और मेंस्ट्रुअल साइकिल में भी देखेंगे बहुत सारे में हेल्प इसमें करेगा, वहां पे डिटेल में डिस्कस करेंगे इसके बारे में। क्लियर है सबको? ये था अपना कंप्लीट हुआ LHFSH वाला पार्ट। नेक्स्ट MSH, मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, कहां पे रिलीज होगा, MSH किस पे एक्ट करेगा, इंपॉर्टेंट वो है, मेलानोसाइट पे हेल्प करेगा, एक्ट करेगा, और वो क्या कराता है, स्किन पिगमेंटेशन में हेल्प करता है। तो MSH मेलानोसाइट स्किन पिगमेंटेशन, बस यही पॉइंट याद रखो। नेक्स्ट ऑक्सीटोसिन क्या कराएगा, दो ही फंक्शन है, यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन, यूटरस को कॉन्ट्रैक्शन कराएगा ड्यूरिंग डिलीवरी, और क्या कराएगा मिल्क को इजेक्ट कराएगा फ्रॉम मैमरी ग्लैंड। तो मिल्क इजेक्टिंग हार्मोन इज ऑक्सीटोसिन, मिल्क प्रोड्यूसिंग हार्मोन इज प्रोलैक्टिन। क्वेश्चन ये भी बनता है। वैसोप्रेसिन ADH किस पे एक्ट करेगा, किडनी पे एक्ट करेगा, और वो सारे फंक्शंस मैंने बता दिया, इसलिए मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं किया है। समझ में आ गया क्या? नेक्स्ट पिट्यूटरी ग्लैंड के बाद एक और ग्लैंड आता है, पीनियल ग्लैंड। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक और है, पिट्यूटरी ग्लैंड कहां पे सिचुएटेड है, तो सेला टर्सी का एक बोनी कैविटी होता है, वहां पे सिचुएटेड होता है कौन, पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है। हाँ, ये कहां पे है, फोरब्रेन, डॉर्सल साइड ऑफ फोरब्रेन, फोरब्रेन के डॉर्सल साइड, डॉर्सल का मतलब अपर साइड फोरब्रेन के पे सिचुएटेड होगा। और ये क्या रिलीज करता है, एक हार्मोन रिलीज करता है जिसे मेलाटोनिन बोलते हैं। हेल्प किसमें करता है, बायोलॉजिकल रिदम में हेल्प करेगा, बायोलॉजिकल रिदम हेल्प करेगा, मेंटेन करके रखेगा। मींस स्लीप वेक साइकिल 24 आवर जो साइकिल होता है, मींस अपन रात में सोते हैं और दिन में जग जाते हैं, सुबह को फिर नींद खुल जाती है, तो वो जो स्लीप वेक साइकिल जो मेंटेन करके रखता है वो कौन है, पीनियल ग्लैंड है। बॉडी टेम्परेचर को भी रेगुलेट करता है, मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करता है, पिगमेंटेशन में भी हेल्प करता है, मेलाटोनिन है इसलिए, और साथ में मेंस्ट्रुअल साइकिल और डिफेंस मैकेनिज्म में भी हेल्प करता है। ये सारे फंक्शंस याद रखना, एग्जाम में आ सकते हैं, ठीक है। एक और स्ट्रक्चर है थाइमस, लोबुलर स्ट्रक्चर है जो हार्ट और अओर्टा के ऊपर सिचुएटेड है। तो डोर्सल साइड ऑफ हार्ट एंड अओर्टा लिखा हुआ क्वेश्चन में, स्टेटमेंट में लिखा रहेगा। और साथ में ये हेल्प किस में करता है, ये एक हार्मोन रिलीज करता है जिसे थाइमोसिन बोलते हैं, और ये थाइमोसिन हेल्प करता है सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी को ग्रो करवाता है, सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी अपने बॉडी में डेवलप करवाता है, साथ में ह्यूमरल इम्यूनिटी भी डेवलप कराता है। मींस टी लिम्फोसाइट और बी लिम्फोसाइट दोनों पे एक्ट करता है। अपन इसके बारे में इम्यून सिस्टम में डिस्कस करेंगे ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में। लेकिन थाइमोसिन इंपॉर्टेंट है क्या, एज बढ़ते साथ साथ, एज जब इंक्रीज होता है पर्सन का, एज अगर इंक्रीज होता है तो ओल्ड एज में ये थाइमस क्या होता है, डिजेनरेट होना स्टार्ट हो जाता है। तो डिजेनरेट होता है तो थाइमोसिन कम हो जाने लगता है, और थाइमोसिन कम हुआ तो सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी कम होने लगेगा, तो डिफेंस मैकेनिज्म बॉडी का वो कम हो जाएगा। तो उस टाइम पे इन्फेक्शन के चांसेस, जिससे क्वेश्चन आने के चांसेस मैक्सिमम है। थायराइड ग्लैंड के बारे में क्या क्या फंक्शन है पहले ये देखो। ये ट्रकिया है अपना, ट्रकिया मैंने रेस्पिरेटरी सिस्टम में डिस्कस कराया था। ट्रकिया के दोनों साइड दो लोब्स होते हैं, ये दो लोब है, और ये दोनों ट्रकिया के आगे जो है एक दोनों लोब कनेक्टेड होता है, ठीक है। तो ऐसा सोचो, ये दो लोब है, फर्स्ट ऐसा, सेकेंड ये दो लोब है, और आगे ट्रकिया है, तो सॉरी पीछे ट्रकिया है, तो आगे से ये ऐसा दिखेगा, इसे बोलेंगे इस्थिमस, जो दो लोब को कनेक्ट करके रखता है। दो थायराइड लोब, फर्स्ट थायराइड लोब, सेकेंड थायराइड लोब, और बीच में इस्थिमस। तो टू लोब्स है ईदर साइड ऑफ ट्रकिया कनेक्टेड विद इस्थिमस। इसके अंदर थायराइड ग्लैंड इज मेड अप ऑफ फॉलिकल्स एंड स्ट्रोमल टिश्यू, और थायराइड ग्लैंड रिलीजेस थायरोक्सिन हार्मोन, एंड थायरोक्सिन हार्मोन इज ऑफ टू टाइप्स, T3 एंड T4। T3 is for triiodothyronine and T4 is for tetraiodothyronine, ठीक है। ट्राइआइडोथायरोनिन, टेट्राआइडोथायरोनिन। थायराइड ग्लैंड में थायरोक्सिन हार्मोन प्रोड्यूस करता है, इसके लिए आयोडीन जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है। आयोडीन होगा तभी थायराइड ग्लैंड थायरोक्सिन हार्मोन प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। समझ में आ रहा है अभी तक? तो आयोडीन रहना चाहिए। आयोडीन की डेफिशिएंसी से थायराइड ग्लैंड में थायरोक्सिन हार्मोन का सिक्रेशन नहीं हो पाएगा, और सिक्रेशन नहीं होगा तो आगे सिम्टम्स आएंगे हाइपोसिक्रेशन ऑफ थायराइड, हाइपोसिक्रेशन ऑफ आयोडीन लीड्स टू गोइटर। तो क्या होता है कि अब सोचो कि अगर आयोडीन नहीं है, मैंने क्या बोला, थायरोक्सिन के फॉर्मेशन के लिए आयोडीन चाहिए। कैसे आयोडीन चाहिए? क्योंकि वहां पे मोनोआइडोथायरोनिन जब दूसरे मोनोआइडोथायरोनिन के साथ ऐड होता है तो डाइआइडोथायरोनिन बनता है। मोनोआइडोथायरोनिन, ठीक है। थायराइड ग्लैंड के अंदर फॉलिकल्स के अंदर क्या है, थायरोक्सिन हार्मोन कैसे प्रोड्यूस होता है ये बता रहा हूं मैं। आयोडीन आता है, वो एक आयोडीन थायरोग्लोबुलिन के साथ कंबाइन करके मोनोआइडोथायरोनिन बना लेता है। तो दो मोनोआइडोथायरोनिन बना करके DIT बना लिया, डाइआइडोथायरोनिन बनाया।
DIT डाइआइडोथायरोनिन में फिर से एक मोनोआइडो आ गया तो ट्राइआइडोथायरोनिन बनाया, और दो डाइआइडोथायरोनिन कंबाइन हो जाएगा तो टेट्राआइडोथायरोनिन बनेगा, जैसा T4 बनेगा। और T3 जो होता है वो मोर एक्टिव फॉर्म होता है एज कंपेयर टू T4। ठीक है, मोर एक्टिव फॉर्म कौन है? T3, और T4 लेस एक्टिव फॉर्म है। आयोडीन इज इसेंशियल। ठीक है, समझ में आ रहा है क्या? अब इंपॉर्टेंट है कि अगर आयोडीन की डेफिशिएंसी है तो थायराइड ग्लैंड को ज्यादा वर्क करना पड़ेगा, क्योंकि आयोडीन तो है नहीं, तो थायरॉक्सिन बनाने के लिए इस थायराइड ग्लैंड को ज्यादा वर्क करना पड़ेगा, तो यानी इसको अपने साइज को बढ़ाना होगा। तो जो अपना ये थायराइड ग्लैंड का साइज होता है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, साइज इंक्रीज हो जाता है, इसे अपन बोलते हैं ग्वाइटर। ठीक है, तो ग्वाइटर का मतलब ये नहीं समझना है कि थायराइड ग्लैंड का साइज बढ़ गया तो कोई भी रीजन हो सकता है, या तो थायराइड ग्लैंड की कमी है, थायरॉक्सिन की कमी है, या तो थायरॉक्सिन बहुत ज्यादा हो जाएगा तो भी ग्वाइटर हो सकता है। लेकिन तुम्हारे बुक में क्या है? डेफिशिएंसी ऑफ थायरॉक्सिन हार्मोन, डेफिशिएंसी ऑफ थायरॉक्सिन या थायराइड ग्लैंड। थायरॉक्सिन का मतलब T3 T4। ठीक है, अगर डेफिशिएंसी होगा तो थायराइड ग्लैंड क्या होगा? एनलार्ज होगा, जिसे बोलेंगे हाइपोथायरॉइडिज्म। हाइपो मींस डेफिशिएंसी। ठीक है, और थायराइड ग्लैंड अगर एनलार्ज होगा तो उस प्रोसेस को बोलते हैं, उस फेनोमेना को बोलते हैं ग्वाइटर। ग्वाइटर जो है एनलार्जमेंट ऑफ थायराइड ग्लैंड है। ठीक है, ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन। ठीक है, और ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, अगर प्रेगनेंसी होगा तो प्रेगनेंसी के टाइम पे या अडल्ट में थायराइड ग्लैंड की कमी होने से, या प्रेगनेंसी के टाइम में जो अडल्ट में थायराइड ग्लैंड की कमी होती है तो उसे बोलते हैं मिक्स इडिमा। तो मिक्स इडिमा इज हाइपोसिक्रेशन ऑफ थायरॉक्सिन हार्मोन या हाइपर सिक्रेशन ऑफ थायरॉक्सिन हार्मोन, तो हाइपोसिक्रेशन ऑफ थायरॉक्सिन हार्मोन। और अडल्ट में ड्यूरिंग प्रेगनेंसी मेंस्ट्रुअल साइकिल में भी इरेगुलरिटी आएगी। ठीक है, यानी नॉर्मल फीमेल है, अगर नॉर्मल फीमेल है और उसमें हाइपोसिक्रेशन हुआ है, मींस कम हो रहा है, थायराइड ग्लैंड कम थायरॉक्सिन प्रोड्यूस कर पा रहा है, तो उसकी मेंस्ट्रुअल साइकिल जो होगा वो इरेगुलर होगा, मींस ओलिगोमेनोरिया हो सकता है या पॉलीमेनोरिया हो सकता है, इरेगुलर होगा, डेज कांस्टेंट नहीं होंगे। किसमें? अडल्ट में फीमेल है, अडल्ट फीमेल है, प्रेगनेंसी नहीं लिखना है, अडल्ट फीमेल है जिनका मेंस्ट्रुअल साइकिल इरेगुलर हो सकता है। क्लियर है सबको? और अडल्ट में अगर थायरॉक्सिन हार्मोन की कमी है तो उसे बोलते हैं मिक्स इडिमा। एनलार्जमेंट ऑफ थायराइड ग्लैंड इज ग्वाइटर, दोनों हाइपोथायरॉइडिज्म वाला फीचर है। और प्रेगनेंसी के टाइम पे अगर थायराइड ग्लैंड की कमी, थायरॉक्सिन हार्मोन की कमी है तो क्या होता है कि जो बच्चे होंगे, इन्फेंट जो होगा, उनका डेवलपमेंट और मैच्योरेशन उस ग्रोइंग बेबी का बहुत कम होगा, तो उससे डिजीज जो बोलते हैं इन्फेंट में क्रिटिनिज्म बोलते हैं, क्रिटिनिज्म। तो उससे बेबी का ग्रोथ रुक जाता है, स्टंटेड ग्रोथ। वो बेबी का आगे चल करके अगर थायरॉक्सिन हार्मोन फिर से नहीं मिला तो क्या होगा? मेंटल रिटार्डेशन होगा, मींस उनके आईक्यू लेवल भी कम होगा। तो थायरॉक्सिन हार्मोन जो है, थायराइड ग्लैंड जो रिलीज करता है थायरॉक्सिन हार्मोन, वो बेसिकली उस थायरॉक्सिन हार्मोन का काम क्या है ये बताओ पहले, ये काम क्या करता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ थायरॉक्सिन हार्मोन इज टू रेगुलेट बेसल मेटाबॉलिक रेट। मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ थायराइड ग्लैंड, थायरॉक्सिन हार्मोन इज टू रेगुलेट बेसल मेटाबॉलिक रेट। थायरॉक्सिन हार्मोन क्या मेंटेन करके रखता है? रेगुलेट करके रखता है, बेसल मेटाबॉलिक रेट को मेंटेन करके रखता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये याद रखना, थायरॉक्सिन का मोस्ट इंपॉर्टेंट मींस अगर थायराइड हार्मोन ज्यादा हो जाएगा, हाइपरथायरॉइडिज्म होगा, सॉरी पहले मैं ये बता देता हूं फिर मैं एक्सप्लेन करूंगा। हाइपर सिक्रेशन ऑफ थायराइड ग्लैंड, सॉरी थायरॉक्सिन हार्मोन इज लीड्स टू हाइपरथायरॉइडिज्म, इसे और दूसरा नाम क्या बोलेंगे? थायरोटॉक्सिकोसिस। ठीक है, हाइपर सिक्रेशन ऑफ थायरॉक्सिन हार्मोन लीड्स टू थायरोटॉक्सिकोसिस, हाइपरथायरॉइडिज्म। और एक ऑटो इम्यून डिजीज होता है जिसमें थायराइड ग्लैंड बहुत ज्यादा फंक्शन करने लगता है, और थायराइड ग्लैंड अगर बहुत ज्यादा फंक्शन करने लगा तो थायरॉक्सिन हार्मोन बहुत ज्यादा रिलीज होगा, और उस डिजीज को बोलते हैं ग्रेव्स डिजीज। तो तुमसे पूछेंगे ग्रेव्स डिजीज में थायरॉक्सिन हार्मोन का लेवल क्या होगा, ज्यादा होगा या कम होगा? तो ऑब्वियसली ज्यादा होगा। मिक्सिडिमा में क्या होगा? थायरॉक्सिन हार्मोन कम होगा, क्योंकि मिक्सिडिमा हाइपोसिक्रेशन है, यहाँ हाइपर सिक्रेशन है। और ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये ऑटो इम्यून डिजीज है, मीन्स यहाँ पर एंटीबॉडी जो फॉर्म होता है सेल्फ एंटीजन के अगेंस्ट बनता है। ठीक है, एंटीबॉडी जो बनता है वो सेल्फ एंटीजन के अगेंस्ट बनता है। सेल्फ एंटीजन कौन है? थायरॉक्सिन, जो थायराइड ग्लैंड है वो सेल्फ एंटीजन के जैसा बिहेव करता है, मींस बॉडी का एंटीजन ये एक्टिवेट हो गया तो इसी के अगेंस्ट एंटीबॉडी बन गया, और वो एंटीबॉडी एंटीजन रिएक्शन से ये थायराइड ग्लैंड बहुत ज्यादा थायरॉक्सिन हार्मोन रिलीज करने लगता है, और रिलीज करने लगा तो इसे बोलेंगे ग्रेव्स डिजीज। क्लियर है सबको? ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, याद रखना है। फर्स्ट ऑटो इम्यून डिसऑर्डर जो मैंने डिस्कस किया, hypersecretion, hyperthyroidism, thyrotoxicosis, hypersecretion of which? Thyroxine hormone. Hyposecretion of thyroxine hormone leads to myxedema. ठीक है, और during pregnancy in infant leads to cretinism.
फीचर्स ऑफ क्रिटिनिज्म इज मेंटल रिटार्डेशन, स्टंटेड ग्रोथ एंड लो आईक्यू। क्लियर है सबको? कुछ डाउट है तो पूछ सकते हो। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म क्या करता है, थायरॉक्सिन हार्मोन का क्या काम है? एक तो मैंने बोला बेसल मेटाबॉलिक रेट को मेंटेन करने में हेल्प करेगा, रेगुलेट करेगा, ठीक है। दूसरा कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म में ये क्या करते हैं, कार्बोहाइड्रेट का ब्रेकडाउन करवाता है। कार्बोहाइड्रेट के ब्रेकडाउन से क्या बनता है, ग्लूकोज बनता है, यानी ब्लड में ग्लूकोज लेवल बढ़ेगा। तो यहाँ पे क्या लिखा मैंने, मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट में ब्लड ग्लूकोज लेवल इंक्रीजेस। इंपॉर्टेंट पॉइंट, फर्स्ट हार्मोन जो ब्लड ग्लूकोज लेवल को बढ़ा रहा था कौन है, थायरोक्सिन। तुमसे पूछे ग्रोथ हार्मोन क्या करेगा, ग्रोथ हार्मोन में लिख लेगा जो मैंने पहले नहीं बताया। ग्रोथ हार्मोन ऑल्सो इंक्रीजेस ब्लड ग्लूकोज लेवल, ठीक है। मींस कार्बोहाइड्रेट को का ब्रेकडाउन करवाता है, साथ में फैट का भी ब्रेकडाउन कराएगा, साथ में प्रोटीन का भी ब्रेकडाउन कराएगा। मींस ये मेनली कैटाबॉलिक हार्मोन है, ठीक है। रेस्पिरेटरी रेट को भी इंक्रीज कराता है। अगर थायरोक्सिन बहुत ज्यादा हो गया तो रेस्पिरेटरी रेट इंक्रीज कराएगा, बीपी इंक्रीज करेगा, ब्लड प्रेशर भी इंक्रीज करेगा और रेगुलेट बेसल मेटाबॉलिक रेट। मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन है, ठीक है। समझ में आया क्या? अब इंपॉर्टेंट है कि अगर थायरोक्सिन हार्मोन ज्यादा होगा तो बताओ वेट लॉस होगा या पर्सन का, या वेट गेन होगा? तो थायरोक्सिन हार्मोन बहुत ज्यादा होने से वेट लॉस होता है और थायरोक्सिन हार्मोन कम होने से वेट गेन होता है। तो हाइपरथायरॉयडिज्म का फीचर क्या होगा, वेट लॉस, ठीक है। और हाइपो का क्या फीचर होगा, हाइपोथायरॉयडिज्म का वेट गेन। ध्यान में रखना ये, इसमें ब्लड ग्लूकोज लेवल क्या होगा, बढ़ा होगा, इसमें ब्लड ग्लूकोज लेवल क्या होगा, कम होगा, क्योंकि थायरोक्सिन कम हुआ तो ब्लड ग्लूकोज कम होगा। क्लियर है सबको? नेक्स्ट टॉपिक ये थायराइड ग्लैंड था। कुछ भी डाउट है पूछ सकते हो थायराइड ग्लैंड के बारे में। थायरोक्सिन हार्मोन रिलीज किया था, आयोडीन एसेंशियल है। थायरोक्सिन हार्मोन को प्रिपेयर करने के लिए थायरोक्सिन हार्मोन दो टाइप के, T3 एंड T4। T3 इज मोर एक्टिव फॉर्म, T4 इज लेस एक्टिव फॉर्म। क्लियर है? अगर T3 मोर एक्टिव फॉर्म कैसे कैसे बना था, MIT DIT वाला पार्ट बताया था, नहीं याद है चलेगा। क्लियर है? तुम्हें डेफिशिएंसी वाला, इसमें जितने भी एंडोक्राइन ग्लैंड है ना, जो भी डेफिशिएंसी होगी हार्मोन्स की, वो वाला डिजीज याद रखना। मैंने मिक्सिडिमा पूछा एग्जाम के लिए, क्वेश्चन पूछा मिक्सिडिमा क्या होता है, तो डेफिशिएंसी हाइपोसिक्रेशन ऑफ थायरोक्सिन हार्मोन। अगर मैंने पूछा ग्रेव्स डिजीज इज एन ऑटोइम्यून डिसऑर्डर इन विच हाइपर सिक्रेशन ऑफ थायरोक्सिन हार्मोन, मींस थायरोक्सिन हार्मोन का लेवल बढ़ जाता है। एंड थायरोटॉक्सिकोसिस का मतलब भी है थायरोक्सिन हार्मोन का लेवल बढ़ गया है। ये मेटाबॉलिज्म में ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ाता है, ठीक है। इतना और कुछ बताना बाकी है, बताओ। कुछ भी पॉइंट तुम्हें याद हो गया सबको? सब याद रखना चाहिए, तो पूरा जो भी बताया वो सारा टंग पे होगा तुम्हारे थायराइड ग्लैंड के क्वेश्चंस। नेक्स्ट है एड्रिनल ग्लैंड। एड्रिनल ग्लैंड क्या है, पहले कहां होता है? एड्रिनल ग्लैंड का दूसरा नाम है सुप्रारीनल ग्लैंड। अगर मैंने ये नाम लिखा है तो तुम थोड़ा सा क्लियर हो सकते हो कि तुम्हारा ये कहां पर होगा। यानी रीनल्स जो वर्ड यूज करते हैं वो किडनी के लिए यूज करते हैं, तो किडनी अपना यहां पे था, मैंने बताया था, और किडनी के ऊपर है। ये कहां पर है बच्चों बताओ? ये किडनी बनाया मैंने, किडनी के ऊपर है। तो थोड़ा सा मैं इस साइड रब कर दे रहा हूं एक्सप्लेन करने के लिए। देखो क्या बोला मैंने, ये किडनी है, किडनी के ऊपर क्या है, ये सुप्रारीनल ग्लैंड है, ठीक है। इसके दो पार्ट हैं, एक होता है एड्रिनल कॉर्टेक्स और दूसरा होता है एड्रिनल मेडुला। कॉर्टेक्स मैंने पहले भी बताया था, पेरिफेरल पार्ट ये कॉर्टेक्स है, और सेंटर वाला पार्ट क्या है, मेडुला है। तो एड्रिनल मेडुला है सेंटर वाला पार्ट, और पेरिफेरल पार्ट क्या है, एड्रिनल कॉर्टेक्स। तो मैंने लिखा है एड्रिनल ग्लैंड को डिवाइड किया दो पार्ट में, एड्रिनल कॉर्टेक्स एंड एड्रिनल मेडुला। अब एड्रिनल कॉर्टेक्स के तीन लेयर हैं। देखो कॉर्टेक्स का लेयर क्या है, आउटर मोस्ट लेयर, मिडिल लेयर, इनर लेयर। आउटर मोस्ट लेयर को बोलते हैं जोना ग्लोमेरुलोसा, मिडिल लेयर को बोलते हैं जोना फैसिकुलेटा, और इनर लेयर को बोलते हैं जोना रेटिकुलरिस। तुम कैसे याद रखोगे, आउटर टू इनर इज GFR। GFR याद किया था किडनी में, वैसे ही GFR, आउटर टू इनर, आउटर लेयर इज ग्लोमेरुलोसा, फैसिकुलेटा, रेटिकुलरिस। देखो जोना ग्लोमेरुलोसा क्या है, आउटर मोस्ट लेयर है, और रेटिकुलरिस क्या है, इनर मोस्ट लेयर है, ठीक है। अब जोना ग्लोमेरुलोसा क्या सीक्रेट करता है, वो इंपॉर्टेंट वो है, वो सीक्रेट करता है मिनरलोकॉर्टिकॉइड, और मोस्ट इंपॉर्टेंट मिनरलोकॉर्टिकॉइड है एल्डोस्टेरोन, ठीक है। फिर जोना फैसिकुलेटा क्या सीक्रेट करता है बताओ, जोना फैसिकुलेटा क्या सीक्रेट करता है, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स इज कॉर्टिसोल।
जोना रेटिकुलरिस क्या सीक्रेट करता है? सेक्स स्टेरॉइड्स, स्टेरॉइड हार्मोन्स जो भी है सेक्स स्टेरॉइड वो सीक्रेट कौन करेगा? जोना रेटिकुलरिस। तो याद हुआ GFR ग्लोमेरुलोसा फेसिकुलेटा रेटिकुलरिस। ग्लोमेरुलोसा क्या सीक्रेट करेगा? एड्रिनल ग्लैंड का एल्डोस्टेरोन, एल्डोस्टेरोन क्या है? मिनरलोकॉर्टिकॉइड। देन फेसिकुलेटा क्या सीक्रेट करेगा? ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड में क्या है? कॉर्टिसोल। एंड नेक्स्ट जोना रेटिकुलरिस क्या सीक्रेट करेगा? सेक्स स्टेरॉइड्स। क्लियर है सबको? अब कॉर्टिसोल के कुछ फंक्शंस पढ़ लेते हैं साथ में। एड्रिनल मेडुला क्या सीक्रेट करेगा? मेडुला सीक्रेट करता है अपना एड्रिनलिन, एड्रिनलिन, ठीक है। इसे और क्या दूसरा क्या बोलते हैं? और नॉर एड्रिनलिन। इनके बस केमिकल स्ट्रक्चर में चेंज है। और एड्रिनलिन का दूसरा नाम क्या है? एपिनेफ्रिन। और नॉर एड्रिनलिन का दूसरा नाम क्या है? नॉर एपिनेफ्रिन। ये कौन सीक्रेट करता है? सेंटर वाला पार्ट एड्रिनल मेडुला। यहां पे लिखा है मैंने एपिनेफ्रिन, एड्रिनलिन। क्लियर है सबको? अब बताओ इसका फंक्शन क्या होता है? इसे स्ट्रेस, एंटी स्ट्रेस हार्मोन बोलते हैं। मींस ये स्ट्रेस के टाइम में सीक्रेट होता है, ठीक है। स्ट्रेस के टाइम में कौन सा हो सकता है? ट्रिपल एफ हार्मोन भी बोलते हैं। दूसरा नाम क्या है इसका? ट्रिपल एफ हार्मोन। ट्रिपल एफ का मतलब क्या है? फियर, फाइट, फ्लाइट। फियर, फाइट एंड फ्लाइट। फियर के टाइम में सीक्रेट होगा। यानी कौन सा नर्वस सिस्टम अपने बॉडी में एक्टिवेट होना चाहिए? सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होना चाहिए, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होना चाहिए। तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम इज फॉर फियर। फियर के टाइम में सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होता है। और सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के लिए न्यूरोट्रांसमीटर जो होता है वो एड्रिनलिन होता है। साथ में याद रखना पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम के लिए जो न्यूरोट्रांसमीटर होता है वो क्या होता है? एसिटाइलकोलिन। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में आया। एक क्वेश्चन और आया एग्जाम में, एसिटाइलकोलिन का लेवल कम हो जाता है कौन सी डिजीज में? अल्जाइमर्स डिजीज में। अल्जाइमर्स डिजीज कैसा डिजीज है? क्या है? सिनाइल डिजीज है, मींस ओल्ड एज में हो जाता है। क्या होता है उसमें? डिमेंशिया होता है। डिमेंशिया का मतलब क्या है? कि वो पर्सन भूलने लगते हैं, उसे पहले की पीछे की बातें याद नहीं आती, तो डिमेंशिया हो जाता है साथ में, ठीक है। वो डिमेंशिया होता है, साथ में एमनेसिया होता है। एमनेसिया भी होगा और डिमेंशिया होगा, भूलने लगता है उसके पास वो सारी बातें। नेक्स्ट पार्ट ये मैंने बोला अल्जाइमर्स डिजीज। अल्जाइमर्स डिजीज में कौन सा न्यूरोट्रांसमीटर की कमी होगी? एसिटाइलकोलिन। ऐसे साथ में एक और डिसऑर्डर है पार्किंसंस डिजीज। पार्किंसंस डिजीज में कौन सा न्यूरोट्रांसमीटर की कमी होती है? डोपामाइन। डोपामाइन का सिक्रेशन कम हो जाता है किसमें? पार्किंसंस डिजीज में। और इसमें देते क्या है? डोपामिन ही देते हैं, लीवोडोपा देते हैं किसमें? पार्किंसंस डिजीज। ये भी सिनाइल डिजीज है। ओल्ड एज में न्यूरॉन्स डिजेनरेट होने लगते हैं। जो न्यूरॉन्स डोपामिन रिलीज कर रहे थे वो न्यूरॉन्स डिजेनरेट हो गए ओल्ड एज में, तो न्यूरॉन्स डोपामिन सिक्रेशन कम करने लगा, ठीक है। एसिटाइलकोलिन लेवल कम, अल्जाइमर्स, ठीक है, ओल्ड एज, सिनाइल डिजीज। एग्जाम में आया था अल्जाइमर्स डिजीज, ऑप्शन में था विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज नॉट एन ऑटोइम्यून डिसऑर्डर, और ऑप्शन में अल्जाइमर्स था, आंसर वही जाएगा। क्लियर है? ऑप्शन में ग्रेव्स डिजीज भी था। ग्रेव्स डिजीज तो ऑटोइम्यून है। रिमेटॉइड आर्थराइटिस था, वो भी ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है। क्लियर है सबको? समझ में आ रहा है? मैंने पीछे के कुछ क्वेश्चंस डिस्कस कर दिया तुम्हें। यहाँ पर जो कॉर्टिसोल के बारे में पहले ये सीख लिया अपन लोगों ने। एपिनेफ्रिन, नॉर एपिनेफ्रिन, क्या बोलते हैं इसे? ट्रिपल एफ हार्मोन, फियर, फाइट, फ्लाइट, ठीक है। अब इसके बाद मीन्स उस टाइम में ये सीक्रेट होगा। और कौन सा नर्वस सिस्टम में सीक्रेट होता है? जब एसएनएस एक्टिवेट होता है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जब एक्टिवेट होता है तब रिलीज होता है। साथ में पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम में कौन सा हार्मोन है? एसिटाइलकोलिन, ठीक है। ये दो क्वेश्चन याद रखना। पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम के लिए एसिटाइलकोलिन है न्यूरोट्रांसमीटर, और यहाँ न्यूरोट्रांसमीटर की जैसा एक्ट करता है एपिनेफ्रिन, कौन सा होता है? सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में, ठीक है। नेक्स्ट है कॉर्टिसोल का फंक्शन। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड में कॉर्टिसोल है। कॉर्टिसोल का फंक्शन क्या होता है? ये ग्लूकोनियोजेनेसिस करवाता है। ग्लूकोनियोजेनेसिस का मतलब क्या होता है ये बताओ? ग्लूकोजेनेसिस का मतलब होता है फॉर्मेशन, और ग्लूकोनियो का मतलब ग्लूकोज का। तो अगर बोला जाए ग्लूकोनियोजेनेसिस, तुमसे पूछा जाए क्या होता है, तो कैसे एक्सप्लेन करोगे बताओ? ग्लूकोनियोजेनेसिस को कैसे एक्सप्लेन करोगे? ग्लूकोनियोजेनेसिस का मतलब क्या होता है? नॉन कार्बोहाइड्रेट सबस्ट्रेट लाइक अमाइनो एसिड, फैट्स, अगर इससे ग्लूकोज फॉर्म करे, ग्लूकोज फॉर्म हो रहा है तो उसे बोलते हैं ग्लूकोनियोजेनेसिस। नॉन कार्बोहाइड्रेट के सबस्ट्रेट से अगर का ग्लूकोज फॉर्म हो, लाइक अमाइनो एसिड और फैट्स,
अगर इससे फॉर्म हो रहा है तो उसे अपन क्या बोलेंगे, ग्लूकोनियोजेनेसिस, यानी ग्लूकोज का लेवल ब्लड में इंक्रीज करेगा। समझ में आया क्या? तो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स क्या करेगा, ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ाएगा, कॉर्टिसोल ब्लड ग्लूकोज इंक्रीज करेगा। ठीक है, यहां दिख रहा है सबको, मैंने क्या लिखा, ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ाएगा। ग्लूकोनियोजेनेसिस लिपिड का ब्रेकडाउन कराएगा, प्रोटीन का भी ब्रेकडाउन कराएगा। ठीक है, यानी प्रोटीन का ब्रेकडाउन से मसल्स वीक हो जाएंगे, कॉर्टिसोल का लेवल बढ़ने से मसल्स वीक हो जाएगा। ठीक है, साथ में इनहिबिट सेलुलर अपटेक ऑफ एंड यूटिलाइजेशन ऑफ अमाइनो एसिड, यानी क्या, वो अमाइनो एसिड का जो सेल, मान लो ये सेल है और ये ब्लड है और ब्लड के अंदर अमाइनो एसिड है, तो इनका अपटेक इनहिबिट कर देगा, यानी ब्लड में अमाइनो एसिड का लेवल बढ़ा देगा। समझ में आ रहा है क्या? ये सेल है तो सेलुलर अपटेक किसका, अमाइनो एसिड का, वो कम हो जाएगा, इनहिबिट करेगा, तो अमाइनो एसिड का लेवल ब्लड में बढ़ जाएगा। तो ये 4 पॉइंट बताया। साथ में एंटी इंफ्लेमेटरी फंक्शन है, यानी इन्फ्लेमेशन में देते हैं, इन्फ्लेमेशन जब भी होता है तो स्टेरॉइड कॉर्टिसोल देते हैं। साथ में इनका इम्यून रिस्पॉन्स को भी ये सप्रेस करता है, यानी ऑटो इम्यून डिसऑर्डर में किसे यूज करते हैं, कॉर्टिसोल कैन बी यूज्ड, ये क्वेश्चन आ सकता है इन ऑटो इम्यून। ऑटो इम्यून में क्या था, इम्यून सिस्टम अपना ज्यादा वर्क कर रहा था ना, एंटीबॉडी प्रोड्यूस कर रहा था सेल्फ एंटीजन के अगेंस्ट, यानी तुम्हें वो इम्यून सिस्टम को क्या करना पड़ेगा, सप्रेस करना पड़ेगा ना, और इम्यून रिस्पॉन्स को सप्रेस करने के लिए कौन है, कॉर्टिसोल है। तो कैन बी यूज्ड इन ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है। लास्ट, आरबीसी प्रोडक्शन को बढ़ाता है, आरबीसी का लेवल बढ़ाता है। साथ में मैंने क्या लिखा, एंटी एलर्जिक है, एलर्जी में भी इसे यूज कर सकते हैं, किसे, स्टेरॉइड में। कॉर्टिसोल को स्टेरॉइड की जैसा जानते हैं, स्टेरॉइड यही है कॉर्टिसोल, क्लियर है। एल्डोस्टेरोन का फंक्शन पहले बता दिया था मैंने, पूरा क्या बताया था, एल्डोस्टेरोन का फंक्शन यहां बता रहा हूं मैं, सोडियम एंड वाटर रीएब्जॉर्प्शन, सोडियम एंड वाटर रीएब्जॉर्प्शन है क्या, डीसीटी, डीसीटी में सोडियम और वाटर का रीएब्जॉर्प्शन कराता है ना, कौन, एल्डोस्टेरोन। ठीक है, ये फंक्शन था एल्डोस्टेरोन का, ये था कॉर्टिसोल का फंक्शन है कि पैनक्रियाज में दोनों पार्ट है, एक्सोक्राइन ग्लैंड भी है, एंडोक्राइन ग्लैंड भी है। एक्सोक्राइन ग्लैंड वाला फंक्शन बाद में देखेंगे, जो तुमने देखा भी था एक्सोक्राइन फंक्शंस डाइजेस्टिव सिस्टम में, वो वहां पे मैंने सिखा दिया। एंडोक्राइन ग्लैंड अपन यहाँ पे पढ़ेंगे। एंडोक्राइन फंक्शंस में इसके एंडोक्राइन पार्ट में पैनक्रियाटिक टिश्यू का 1 to 2% पार्ट आइसोलेट ऑफ लैंगरहैंस सेल्स कंट्रीब्यूट करता है, और वो उनके पास 3 टाइप के सेल्स होते हैं, अल्फा सेल्स, बीटा सेल्स, गामा सेल्स। तुम्हारे एनसीईआरटी में 2 टाइप के सेल्स है, अल्फा सेल्स एंड बीटा सेल्स, वो भी याद रख सकते हो। गामा सेल्स में सेक्स स्टेरॉइड इतना कुछ फंक्शन है नहीं, लेकिन बीटा सेल्स क्या सीक्रेट करता है, इंसुलिन हार्मोन। अल्फा सेल्स क्या सीक्रेट करता है, ग्लूकागॉन हार्मोन। इन दोनों का फंक्शन इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये क्या क्या रेगुलेट कैसे करता है ब्लड में, क्या कौन कौन सा ग्लूकोज का लेवल, कार्बोहाइड्रेट, फैट, मेटाबॉलिज्म कैसा है इसका। बेसिकली अपन क्या देखेंगे, इनका मेटाबॉलिज्म कैसा है, वो क्वेश्चंस एग्जाम में आ जाते हैं कभी कभी। तो देखते हैं, मैंने तुम लोगों को समझ में आया क्या, एंडोक्राइन ग्लैंड, अल्फा सेल्स, बीटा सेल्स, गामा सेल्स, सेक्स स्टेरॉइड, गामा सेल्स, अल्फा सेल्स सीक्रेट ग्लूकागॉन, ग्लूकागॉन इंक्रीजेस ब्लड ग्लूकोज लेवल, दैट्स व्हाई हाइपरग्लाइसीमिया, इट कॉजेस हाइपरग्लाइसीमिया। हाइपर का मतलब इंक्रीज, ग्लाइसीमिया का मतलब ग्लूकोज लेवल। तो और ये इनिया जो वर्ड यूज करते हैं, इनिया वर्ड किसके लिए होता है, ब्लड के लिए वर्ड यूज होता है। तो ब्लड में ग्लूकोज का लेवल इंक्रीज करेगा। हाइपोग्लाइसीमिया का मतलब ब्लड में ग्लूकोज का लेवल कम करेगा, कौन, इंसुलिन। इसीलिए इंसुलिन को किस में देते हैं, डायबिटीज मेलाइटिस का ट्रीटमेंट होता है इंसुलिन। क्लियर है, समझ में आ रहा है कि सबको। अब देखो हाइपरग्लाइसीमिया ये कैसे करा रहा है, ग्लूकागॉन। ये देखो, ये अपन लोगों ने एक लिवर बनाया, ब्लड है, ये ब्लड वेसल्स है, ठीक है, समझ में आया अच्छे से। और ये लिवर है, और ये एडिपोसाइट सेल है, एडिपोसाइट सेल है, और लिवर के अंदर ये हिपेटोसाइट सेल है। क्या करता है ग्लूकागॉन, क्या करता है, ये जी लिख रहा हूं, जी फॉर ग्लूकागॉन। ये क्या करता है, ग्लूकोज को हिपेटोसाइट सेल से ग्लूकोज को ब्लड में डालता है। क्या किया, ग्लूकोज को हिपेटोसाइट से मींस लिवर से उठा के ब्लड में डाल दिया। कौन किया, ये ग्लूकागॉन। अब ऑब्वियसली लिवर में ग्लूकोज होना चाहिए, तो लिवर में ग्लूकोज कहां से आएगा, तो लिवर में ग्लूकोज आता है ग्लाइकोजन के ब्रेकडाउन से। तो लिवर में ग्लूकोज था ग्लाइकोजन, ग्लाइकोजन ब्रेकडाउन होता है, ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है। तो इस प्रोसेस को क्या बोलोगे तुम, ग्लाइकोजिनोलाइसिस। और ग्लूकोज से ग्लाइकोजन बनना क्या कहलाएगा, ग्लूकोज से ग्लाइकोजन बनना क्या कहलाएगा, ग्लाइकोजेनेसिस। ग्लाइकोजेनेसिस
पहले ये बताओ सबको क्लियर हो रहा है क्या? लिवर में ग्लूकोज, ग्लाइकोजन से ग्लूकोज बन रहा है, ग्लाइकोजन से ग्लूकोज बन रहा है, तो ग्लाइकोजिनोलाइसिस, और जो भी ग्लूकोज बनेगा वो ग्लूकोज लिवर में कहां से आएगा? लिवर से कहां आ जाएगा? ब्लड में आ जाएगा, तो ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाएगा। तो बताओ मैं क्या बोलूं? ग्लूकागॉन स्टिमुलेटेड ग्लाइकोजिनोलाइसिस, मींस ग्लाइकोजिनोलाइसिस जितना ज्यादा होगा, ये ग्लूकागॉन यही कर रहा होगा ना, ग्लाइकोजिनोलाइसिस करवा रहा होगा, तो ये वाला पॉइंट लिखना सही होगा क्या कि ग्लूकागॉन ग्लाइकोजिनोलाइसिस कराता है, ग्लाइकोजिनोलाइसिस कराता है। यहां भी फंक्शन लिख देता हूं ग्लाइकोजिनोलाइसिस, ठीक है, दूसरे मार्कर से यूज कर, ग्लूकागॉन ग्लाइकोजिनोलाइसिस, ठीक है, ये ग्लूकागॉन का फंक्शन है, मींस स्टिमुलेट, ग्लाइकोजिनोलाइसिस को स्टिमुलेट करता है। तो फर्स्ट फंक्शन लिख देता हूं मैं, फिर से यहां पे लिख रहा हूं ग्लूकागॉन स्टिमुलेट ग्लाइकोजिनोलाइसिस, ठीक है। नेक्स्ट फंक्शन देखते हैं, अगर ये ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कन्वर्ट करा रहा है, इसका मतलब ग्लूकोज से ग्लाइकोजन तो कन्वर्ट नहीं होगा, इसका उल्टा तो नहीं होगा ना कभी, तो यानी ग्लाइकोजेनेसिस को क्या करेगा? इनहिबिट कर देगा ना, तो मैं लिखूं इनहिबिट ग्लाइकोजेनेसिस। ये इंपॉर्टेंट है सबको, ये अच्छे से ध्यान में रखना, ये समझ में आना चाहिए सबको, ठीक है। लिवर में ग्लूकोज को ज्यादा चाहिए, ग्लूकोज को ब्लड में भेजना है, लिवर से ग्लूकोज को ब्लड में भेजना है, कौन? ग्लूकागॉन यही काम करता है, लिवर से लेता है ग्लूकोज को ब्लड में भेज देता है, एडिपोसाइट से लेता है, एडिपोसाइट से भी ग्लूकोज लेता है, ब्लड में भेज देता है, कौन? ग्लूकागॉन, तो ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाता है। लेकिन ये ग्लूकागॉन आएगा ग्लूकोज एडिपोसाइट सेल्स में या लिवर सेल्स में, कहां से आएगा? ग्लाइकोजन से ग्लूकोज कन्वर्ट होगा, तो ग्लाइकोजिनोलाइसिस करवाता है कौन? ग्लूकागॉन, स्टिमुलेट कराएगा, और ऑब्वियसली उल्टा वाला प्रोसेस इनहिबिट कर देगा। अब तुम इंसुलिन का फंक्शन पूछोगे, सर इंसुलिन का फंक्शन क्या होगा? तो इसका जस्ट ग्लूकागॉन का उल्टा काम करेगा। तो देख लेते हैं इंसुलिन का भी फंक्शन, ऊपर लिख रहा हूं मैं, ये रब कर देता हूं, इंसुलिन का फंक्शन देखते हैं। देखो इंसुलिन क्या करेगा? ये लिवर है, ब्लड से ग्लूकोज लेगा और लिवर में भेज देगा ग्लूकोज को, ये इंसुलिन कर रहा था। ये क्या कर रहा था? लिवर से ग्लूकोज को ब्लड में भेज दिया, ये उल्टा कर रहा है, तो ब्लड में ग्लूकोज का लेवल कम कर दे रहा है, ये ब्लड है, ठीक है, ब्लड में ग्लूकोज का लेवल कम हो गया, तो अब ये ग्लूकोज यहाँ पे अक्यूमुलेट होकर करेगा क्या? स्टोर होकर रहेगा। स्टोरेज फॉर्म ऑफ ग्लूकोज क्या है? ग्लाइकोजन, तो ये ग्लूकोज किस में कन्वर्ट होगा? ग्लाइकोजन में कन्वर्ट होगा। तो अब ग्लाइकोजन में अगर कन्वर्ट होगा तो इस प्रोसेस को क्या बोलोगे? ग्लाइकोजेनेसिस। ये क्या कहलाएगा? ग्लाइकोजेनेसिस। तो अब बोल सकते हैं इंसुलिन किसे स्टिमुलेट कर रहा है? इंसुलिन ग्लाइकोजेनेसिस को स्टिमुलेट कर रहा है। ऑब्वियस है, उल्टा वाला प्रोसेस को इनहिबिट कर देगा ना, तो ग्लाइकोजन से ग्लूकोज को बनने देगा क्या? नहीं, क्योंकि ग्लूकोज पहले से बढ़ा हुआ है ना, तो ग्लाइकोजिनोलाइसिस को इनहिबिट करता है, ग्लाइकोजिनोलाइसिस को इनहिबिट करता है। इसका मतलब क्या है? ग्लूकागॉन ब्लड ग्लूकोज बढ़ा रहा था और इंसुलिन ब्लड ग्लूकोज लेवल कम कर रहा है, इसीलिए इसके क्या बोलेंगे? एंटागोनिस्टिक हार्मोन। दोनों का फंक्शन एक दूसरे के ऑपोजिट है, तो इंसुलिन एंड ग्लूकागॉन, इंसुलिन and glucagon are antagonistic hormone, antagonistic hormone। क्लियर है सबको? समझ में आ रहा है क्या? अब जब बॉडी में इंसुलिन की कमी हो जाए, ऐसा सोचो कि इंसुलिन की कमी हो जाए, तो ग्लूकोज ब्लड से लिवर में नहीं जा पाएगा, और अगर ग्लूकोज ब्लड से लिवर में नहीं जा पाएगा तो ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाएगा, और ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाएगा तो इस प्रोसेस को बोलते हैं, इस डिजीज को बोलते हैं डायबिटीज मेलाइटस। डायबिटीज मेलाइटस में ग्लूकोज लेवल क्या होगा? डायबिटीज में मेलाइटस में ग्लूकोज लेवल क्या होता है? बढ़ जाता है, ठीक है, ब्लड ग्लूकोज लेवल बहुत ज्यादा बढ़ता है। इसके सिम्टम्स क्या क्या दिखते हैं? अगर ग्लूकोज ब्लड में बहुत ज्यादा बढ़ गया तो वो कहां पे जाएगा? किडनी के थ्रू ग्लूकोज यूरिन से पास होगा, तो यूरिन में भी ग्लूकोज लेवल बढ़ा रहेगा, तो उसे बोलते हैं ग्लाइकोस्यूरिया। साथ में भूख भी ज्यादा लगती है, तो पॉलीफेजिया बोलते हैं। डायबिटीज में भूख ज्यादा लगती है, यूरिन से बहुत ज्यादा यूरिनेशन होता है, क्योंकि ग्लूकोज एक ऑस्मोटिक सब्सटेंस है। ऑस्मोटिक क्या होगा? जब भी ग्लूकोज आएगा यूरिन में तो अपने साथ पानी लेके आएगा, तो पानी से पॉलीयूरिया होगा, तो पॉलीयूरिया, पॉलीफेजिया, बहुत ज्यादा भूख लगेगी तो पॉलीफेजिया बोलते हैं।
नेक्स्ट मैंने क्या बोला, यूरिन में ग्लूकोज अपीयर होने लगेगा और ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ा रहेगा। क्लियर है, ये डायबिटीज का है। ट्रीटमेंट करना है, इंसुलिन देना होगा, इंसुलिन देना होगा। साथ में इंसुलिन की कमी क्यों होती है, इंसुलिन इनसेंसिटिव हो जाता है, क्यों? क्योंकि एडिपोसाइट सेल्स जो होते हैं वहां पे जो रिसेप्टर होगा इंसुलिन का वो फंक्शन करना कम कर देता है। तो फैट, अगर फैट बॉडी में बहुत ज्यादा अकोमोडेट हुआ तो डायबिटीज होने के चांसेस ज्यादा रहेंगे। ठीक है, अब अपन देखते हैं नेक्स्ट पार्ट, पैराथायरॉयड ग्लैंड। पैराथायरॉयड ग्लैंड क्या सीक्रेट करता है, पैराथॉर्मोन। अब पहले ये क्वेश्चन देखना होगा पैराथायरॉयड ग्लैंड कहां सिचुएटेड है। तो पैराथायरॉयड ग्लैंड जो अपन ने थायरॉयड ग्लैंड बनाए थे, इनके पोस्टीरियर सरफेस पे ग्लैंड सिचुएटेड है, दोनों साइड। कितने हैं, 4 पैराथायरॉयड ग्लैंड होते हैं। ये था बनाया था, ये पैराथायरॉयड ग्लैंड में 1 2 3 4। ठीक है, थायराइड है, ये थायराइड का लोब है, ये स्टीमस है। ठीक है, ऊपर नीचे 1 2 3 4 4 होते हैं। क्या हार्मोन, कौन सा हार्मोन सिक्रेट करता है, पैराथॉर्मोन। इसका काम क्या है पता है, देखो ये बोन है, सोचो ये बोन, मैंने कोई सा बोन बनाया और ये ब्लड वेसल्स है। ये बोन को रिजॉर्प्शन कराता है, मीन्स बोन को डिजेनरेट कराता है। बोन को रिजॉर्प्शन कराने से क्या होगा, बोन का कैल्शियम किस में आ जाएगा, ब्लड में आ जाएगा। तो ब्लड का कैल्शियम लेवल बढ़ जाता है, कैल्शियम लेवल ब्लड में इंक्रीज कराता है। साथ में बोन का मैंने क्या लिखा, रिजॉर्प्शन कराएगा। तो इनका काम क्या है, कहीं से भी ब्लड कैल्शियम लेकर के ब्लड में अकोमोडेट करवाना। तो क्या हुआ, जीआईटी, जैसे जीआई ट्रैक्ट है, अपना स्टमक है, इंटेस्टाइन है, वहां से क्या करता है कैल्शियम। अब अगर हमने फूड में मटेरियल में अगर अपना कैल्शियम है तो कैल्शियम को भी एब्जॉर्ब कराएगा। किडनी से भी कैल्शियम एब्जॉर्ब कराएगा, नेफ्रॉन के थ्रू, नेफ्रॉन से पीसीटी डीसीटी के थ्रू कैल्शियम एब्जॉर्ब कर लेगा और जितने भी कैल्शियम एब्जॉर्ब करके वो ब्लड में अकोमोडेट करवा देगा। यानी फाइनल फंक्शन क्या है, कैल्शियम लेवल ब्लड में इंक्रीज कराता है। बोन रिजॉर्प्शन, इंक्रीज रीअब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम बाय रीनल ट्यूब्यूल। समझ में आ रहा है क्या, रीनल ट्यूब्यूल से कैल्शियम का रीअब्जॉर्प्शन करवाएगा। साथ में इंक्रीज रीअब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम फ्रॉम जीआई ट्रैक्ट से भी कैल्शियम का रीअब्जॉर्प्शन कराएगा। यानी फाइनल फंक्शन क्या हुआ, हाइपर कैल्शियमिक हार्मोन होगा ना इसे, क्या बोलोगे तुम, क्योंकि ये ब्लड में कैल्शियम लेवल बढ़ा रहा है, इसलिए बोलेंगे हाइपर कैल्शियमिक हार्मोन। अब नेक्स्ट टॉपिक क्या है, थायरोकैल्सिटोनिन। थायरोकैल्सिटोनिन कौन सीक्रेट करता है, थायराइड ग्लैंड सीक्रेट करता है। वो अपन ने पहले नहीं पढ़ा था, यहाँ पे देख लेते हैं, क्योंकि इन दोनों का फंक्शंस एक दूसरे के ऑपोजिट है, इसलिए साथ में पढ़ रहे हैं। थायरोकैल्सिटोनिन क्या करता है, ब्लड में कैल्शियम लेवल को कम कर देता है। क्या करता है, ये ब्लड से कैल्शियम लेता है और बोन में फेंक देता है, यानी बोन को और स्ट्रॉन्ग करेगा, मीन्स बोन का मिनरलाइजेशन को इंक्रीज कर देता है। तो अगर तुमसे पूछे पैराथॉर्मोन क्या करेगा, बोन का मिनरलाइजेशन क्या करेगा, डिक्रीज कर देगा। थायरोकैल्सिटोनिन क्या करेगा, बोन का मिनरलाइजेशन क्या कर देगा, इंक्रीज करेगा। ये तुम दोनों पॉइंट जो मैं बोल रहा हूं यहाँ बोर्ड पे नहीं लिख रहा हूं, लेकिन तुम्हें लिखना है। ठीक है, तुम याद लिखना स्टार्ट कर दो। ये थायरोकैल्सिटोनिन क्या बोला, ब्लड में कैल्शियम लेवल कम कर दिया, मतलब क्या हुआ, ब्लड से कैल्शियम लिया और बोन में अक्यूमुलेट होने लगा। तो बोन का मिनरलाइजेशन क्या होगा, इंक्रीज करेगा। कौन, थायरोकैल्सिटोनिन। दोनों का ऑपोजिट फंक्शन लग रहा है तुम्हें, बताओ, दोनों का ऑपोजिट फंक्शन लग रहा है क्या, एक इंक्रीज कर रहा है कैल्शियम, दूसरा डिक्रीज कर रहा है। तो दूसरा एंटागोनिस्टिक हार्मोन क्या कह रहा है, एंटागोनिस्टिक हार्मोन दूसरा क्या रह गया, एक पहले क्या था, इंसुलिन ग्लूकागॉन, और दूसरा क्या है, पीटीएच पैराथॉर्मोन एंड थायरोकैल्सिटोनिन या कैल्सिटोनिन। ठीक है, याद रखना, 2 हार्मोन बता दिया, इंसुलिन ग्लूकागॉन और पीटीएच और कैल्सिटोनिन। नेक्स्ट, टेस्टिस और ओवरी। यहाँ पे ये अपन ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम में बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, इनके बहुत सारे पॉइंट पढ़ेंगे जो कॉन्सेप्ट रिलेटेड है। लेकिन यहाँ पे मैं क्या बोल रहा हूँ, बस अपने एंडोक्राइन से रिलेटेड क्या बोल रहा हूँ। टेस्टिस में 2 पार्ट है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स है जहाँ पे स्पर्मेटोसिंथेसिस होगा, मींस स्पर्म का प्रोडक्शन होगा, और साथ में लेडिक सेल्स होते हैं, इंटरस्टिशियल सेल्स भी बोलते हैं। वो एंड्रोजन सीक्रेट करता है, मींस टेस्टोस्टेरोन रिलीज करता है। और जो एंड्रोजन का काम क्या है, बस वो फंक्शन तुम अपने एनसीईआरटी से पढ़ लेना, 11th के बुक में एनसीईआरटी में जो भी टेस्टिस में दिया वो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है, एंड्रोजन का फंक्शन। एक्सिलरी हेयर, बॉडी का जहां भी हेयर ग्रोथ हो रहा है ना, वो सब टेस्टोस्टेरोन करवा रहा। प्यूबिक हेयर है, एक्सिलरी हेयर है, ये वाला हेयर है मैस्कुलिन, बियर्ड है, मॉस्टिस है, ये सारे कौन करवा रहा है, टेस्टोस्टेरोन करवाएगा। साथ में मस्कुलर मसल्स का भी ग्रोथ करवाएगा, और वॉइस का पिच क्या कर देगा, वो कम कर देगा। तो फीमेल में हाई पिच वॉइस होता है, मेल में लो पिच वॉइस होता है। लो पिच वॉइस इज ड्यू टू टेस्टोस्टेरोन। ठीक है, ये था टेस्टिस का फंक्शन। ओवरी में कहने क्या बोला, ओवेरियन फॉलिकल्स होता है जो रिलीज करता है एस्ट्रोजन ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल, और एस्ट्रोजन का काम क्या है, ग्रोथ, फॉलिकल्स का ग्रोथ करवाना। साथ में जब तुम मेंस्ट्रुअल साइकिल पढ़ाऊंगा वहां पे मैं बताऊंगा कॉर्पस ल्यूटियम फॉर्म होता है। कॉर्पस ल्यूटियम क्या सीक्रेट करता है, प्रोजेस्टेरोन सीक्रेट करता है।
ठीक है। और ये प्रोजेस्टेरॉन इंपॉर्टेंट होता है प्रेगनेंसी को मेंटेन करने के लिए, तो वही मैंने लिखा प्रोजेस्टेरॉन प्रेगनेंसी को मेंटेन करने के लिए, साथ में ये मेमोरी ग्लैंड को भी डेवलप करवाता है, मिल्क के प्रोडक्शन में भी हेल्प करता है कौन, प्रोजेस्टेरॉन। नेक्स्ट जीआईटी हार्मोन में मैंने तुम्हें गैस्ट्रिन, कोलिसिस्टोकाइनिन, डाइजेस्टिव सिस्टम में बताया था। साथ में हार्ट के लिए एक और हार्मोन है एएनएफ, एट्रियल नाइट्रोयूरेटिक फैक्टर, इसके बारे में भी मैंने डिस्कस किया था कहां पे, ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम में। क्या था बताया था, एएनएफ क्या करता है, जब भी ब्लड प्रेशर क्या हो, बढ़ रहा हो, तो ये क्या करेगा, स्टिमुलेट हो जाएगा और ब्लड प्रेशर को कम कर देगा। तो एएनएफ का जस्ट ऑपोजिट फंक्शन है किससे, रेनिन से। तो मैंने रास मैकेनिज्म को इनहिबिट करने के लिए लिखवाया था, एएनएफ एक्ट करता है जो कि ब्लड प्रेशर को क्या कर देता है, कम कर देता है। और जेली सेल्स ऑफ किडनी क्या रिलीज करता था, रेनिन। साथ में एक और हार्मोन रिलीज करता है एरिथ्रोपोइटिन, सॉरी इधर है एरिथ्रोपोइटिन, और एरिथ्रोपोइटिन क्या करता है, आरबीसी के प्रोडक्शन में हेल्प करता है। तो अगर तुमसे पूछा जाए एरिथ्रोपोइटिन कहाँ कौन रिलीज करता है, तो क्या बोले, किडनी, लीवर, पेनक्रियास, तो कौन रिलीज करेगा, किडनी। किडनी में कौन सा सेल्स रिलीज करेगा, जेजी सेल्स। क्लियर है सबको। ये था अपना कंप्लीट एंडोक्राइन ग्लैंड का फीचर। मैंने तुम्हें जो एक्सप्लेन किया समझ में आया, जो भी पॉइंट मैंने मेंशन किया है कि ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, तुम उसे ध्यान दो अच्छे से, कुछ भी डाउट हो तो वो क्लियर कर लो, पूछ लेना इसमें डाउट। एंडोक्राइन सिस्टम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एंडोक्राइनोलॉजिस्ट मैंने तुम्हें बना दिया, समझ में आ रहा है क्या। एंडोक्राइनोलॉजिस्ट का मतलब क्या है कि तुम्हें सारे फंक्शंस वाला पार्ट तुम्हें सोचना बताए ना कि कौन क्या कर रहा है, इसके फंक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट है और मैकेनिज्म इंपॉर्टेंट है कि कैसे वर्क कर रहा है, ठीक है। इंसुलिन, पेनक्रियास का फंक्शन, इंसुलिन, ग्लूकागॉन का फंक्शन बहुत लोगों को समझ में नहीं आता है, ग्लाइकोजिनोलाइसिस क्या है, ग्लाइकोजिनोसिस क्या है। तुम बस ब्लड ग्लूकोज बढ़ाओ, कम करो, उसके बेसिस पे तुम सारे रिलेट कर सकते हो क्या लिखवाया मैंने। क्लियर है सबको, कुछ भी डाउट आए पूछ लेना। ये देखना, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें से भी एक दो एमसीक्यू एग्जाम में आ जाते हैं, ठीक है। लास्ट टॉपिक अपन डिस्कस करते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड के बारे में। तुम जो मैंने पढ़ाया है वो अच्छे से पढ़ना, लास्ट ये फिर इसके बाद पढ़ना। पहले हार्मोन्स के क्लासिफिकेशन देख लेते हैं जो तुम्हारे एग्जाम में बुक में दिया है कि हार्मोन्स को पेप्टाइड हार्मोन, पॉलीपेप्टाइड हार्मोन, प्रोटीन हार्मोन के नाम से जानते हैं। पेप्टाइड, पॉलीपेप्टाइड, प्रोटीन हार्मोन्स कौन कौन से, इंसुलिन, ग्लूकागॉन, पिट्यूटरी हार्मोन एंड हाइपोथैलेमिक हार्मोन। अब किसी को ये डाउट आ रहा है कि हाइपोथैलेमिक हार्मोन, सर ने पिट्यूटरी हार्मोन तो बताया, हाइपोथैलेमिक हार्मोन कौन कौन से हैं, तो मैं इस साइड लिख देता हूं। हाइपोथैलेमिक हार्मोन कौन कौन से हैं अपने पास, जीएनआरएच गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन है, ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन है, थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन है, कॉर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन है, ठीक है। ये 3-4 हार्मोन है जो कि हाइपोथैलेमिक हार्मोन है, ये सारे पेप्टाइड हार्मोन है। स्टेरॉइड्स में कौन से हैं, कॉर्टिसोल, टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन। कॉर्टिसोल, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन ये सारे स्टेरॉइड्स है। थायराइड, आइडोथायरोनिन में थायराइड हार्मोन बस आता है, थायरोक्सिन हार्मोन। अमाइनो एसिड डेरिवेटिव में एपिनेफ्रिन आता है, ठीक है। तुम्हारे एग्जाम में अमाइनो एसिड डेरिवेटिव में भी एक क्वेश्चन आया क्या कि एपिनेफ्रिन तो है ही, साथ में एक थायरोक्सिन भी है ना, ये अमाइनो एसिड डेरिवेटिव है। और कौन सा अमाइनो एसिड से बनता है पता है, टायरोसिन से। टायरोसिन अमाइनो एसिड से थायरोक्सिन हार्मोन बनता है, ये भी एग्जाम में आ चुका है। तो ये इस दोनों में आ जाएगा, अमाइनो एसिड डेरिवेटिव भी है और आइडोथायरोनिन की क्लासिफिकेशन में भी आता है, एनसीईआरटी में दिया हुआ। ये मैंने एक्स्ट्रा बताया तुम्हें क्योंकि एग्जाम में आया था थायरोक्सिन किस हार्मोन, किससे बना है, तो टायरोसिन से। अपन हार्मोन्स का क्लासिफिकेशन देख लिया। अब देखो हार्मोन्स क्या होता है, किसी सेल पे एक्ट करना है, इस हार्मोन को इस सेल पे एक्ट करना है, तो सेल के पास रिसेप्टर होते हैं उस हार्मोन्स के लिए। तो वो रिसेप्टर दो टाइप का हो सकता है, इधर मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर मींस सेल मेम्ब्रेन पे रिसेप्टर प्रेजेंट हो, तो सेल मेम्ब्रेन रिसेप्टर को क्या बोलेंगे, मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर। और इस सेल के अंदर हो तो इंट्रा सेलुलर रिसेप्टर, और अगर न्यूक्लियस के अंदर हो इंट्रा न्यूक्लियर रिसेप्टर। तो यहां मैंने लिखा है मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर, इंट्रा सेलुलर रिसेप्टर, इंट्रा न्यूक्लियर रिसेप्टर। मोस्टली जो होता है इंट्रा सेलुलर में ये दोनों को एक साथ देखते हैं, इंट्रा सेलुलर और इंट्रा न्यूक्लियर, ठीक है। क्योंकि जो भी इंट्रासेलुलर रिसेप्टर होते हैं, हार्मोन जितने भी हार्मोन्स है जिनका इंट्रासेलुलर रिसेप्टर पे जाके एक्ट करता है, तो वो रिसेप्टर फिर जाके हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स न्यूक्लियस के अंदर ही आ जाते हैं, यानी फाइनल न्यूक्लियर इंट्रा न्यूक्लियर रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स ही बन जाता है वो। क्लियर है सबको, मैंने क्या बोला, एक तो बोला मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर मींस जो हार्मोन मेम्ब्रेन पे जाके बाइंड करेंगे, सेल मेम्ब्रेन पे जाके बाइंड करेंगे, लेकिन अंदर सेल के अंदर नहीं जाएंगे, ठीक है। मींस उनके लिए अंदर से न्यूक्लियस में जाकर के, जीनोम में जाकर के उनको कुछ फंक्शन देने के लिए, उनको बताने के लिए कि मेरा मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर पे एक हार्मोन बाइंड किया और रिस्पॉन्स जनरेट करने के लिए कुछ तो होना चाहिए, मैसेंजर। इसके लिए होता है मैसेंजर, सेकेंडरी मैसेंजर जैसे बोलते हैं। तो ये सेकेंडरी मैसेंजर किसमें हेल्प करेगा, मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर के लिए हेल्पफुल होगा या इंट्रासेलुलर या इंट्रान्यूक्लियर रिसेप्टर के लिए हेल्पफुल होगा। तो ऑब्वियसली मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर के लिए हेल्पफुल होगा क्योंकि वो सेल के अंदर जा नहीं रहा है। क्लियर है। तो मैं एक मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर के लिए मैंने एक फ्लो चार्ट बनाया, ये देखो
हार्मोन पहले जाके किससे बाइंड करेगा, मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर पे जाके बाइंड कर लेगा। लाइक मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर कौन किसके किसके होते हैं, एपिनेफ्रिन, एफएसएच, एलएच। तुम्हारे एनसीईआरटी में एफएसएच का फंक्शन दिया है के अकॉर्डिंग दिया है, मींस एफएसएच मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर पे जाके बाइंड किया, ठीक है। हार्मोन रिसेप्टर का इंटरेक्शन होगा जिससे हार्मोन रिसेप्टर पहले कॉम्प्लेक्स बनेगा, हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बनेगा यहां पर, ठीक है। अब ये रिस्पॉन्स जनरेट करेगा, तो ये रिस्पॉन्स कहां भेजेगा, सेकेंडरी मैसेंजर को भेजेगा। सेकेंडरी मैसेंजर सेल के अंदर है, वो सेकेंडरी मैसेंजर क्या हो सकता है, इधर CAMP साइक्लिक एडिनोसाइन मोनोफॉस्फेट। तो क्वेश्चन एग्जाम में कभी कभी ये आ जाता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ सेकेंडरी मैसेंजर। तो CMP कैल्शियम आयन इज आल्सो अ सेकेंडरी मैसेंजर। थर्ड IP3 और DAG, ठीक है, आइनोसिन ट्राइफॉस्फेट है और DAG है डाइअसाइल ग्लिसरॉल। तो ये दोनों भी सेकेंडरी मैसेंजर के जैसा एक्ट करता है। और ये सेकेंडरी मैसेंजर क्या जनरेट करेगा, आगे बायोकेमिकल रिस्पांस जनरेट करेगा, फिर बायोकेमिकल रिस्पांस आगे चल करके किस में कन्वर्ट हो जाएगा, फिजियोलॉजिकल रिस्पांस। मींस एफएसएच का काम क्या होता है, फॉलिकल्स को स्टिमुलेट कराना। तो यहाँ पे फॉलिकल्स अपना फिजियोलॉजिकल रिस्पांस क्या आएगा, फॉलिकल्स का ग्रोथ स्टार्ट होने लगेगा, ठीक है। मैं क्या बोल रहा हूँ, फॉलिकल्स का ग्रोथ स्टार्ट होने लगेगा। तो ये फिजियोलॉजिकल रिस्पांस जनरेट हुआ। हार्मोन बाइंड तो हुआ था सेल मेम्ब्रेन पे, लेकिन रिस्पांस जिस सेल पे बाइंड हुआ था, फॉलिकल्स पे जाके बाइंड हुआ, तो फॉलिकल्स का ग्रोथ होना स्टार्ट हो गया, ठीक है। नेक्स्ट, अगर मैंने बोला इंट्रा सेलुलर और इंट्रा न्यूक्लियर रिसेप्टर है, तो ऑब्वियस है पहले अगर इंट्रा सेलुलर होगा तो यहाँ पे बाइंड होगा और ये फिर अंदर चला जाएगा न्यूक्लियस के अंदर, ठीक है। और अगर इंट्रा न्यूक्लियर होगा तो यहाँ बाइंड होगा और ये दोनों फिर आगे चलकर के जीनोम पे बाइंड हो जाता है। तो क्या मैंने क्या लिखा, हार्मोन प्लस इंट्रासेलुलर और न्यूक्लियर रिसेप्टर। हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बना, इंटरेक्ट विद जीनोम, जीनोम के साथ इंटरेक्ट करेगा और फाइनली फिजियोलॉजिकल रिस्पांस जनरेट करेगा, ठीक है। अगर ये एग्जांपल क्या हो सकते हैं, ये हार्मोन क्या हो सकते हैं, हार्मोन मैंने क्या लिखा है, इंट्रासेलुलर इंट्रा न्यूक्लियर रिसेप्टर के लिए क्या लिखा है, स्टेरॉइड और थायरॉक्सिन, यानी यहाँ एस्ट्रोजन होगा। तुमसे पूछे एस्ट्रोजन का कैसा रिसेप्टर होता है, तो क्या बोलोगे, इंट्रा न्यूक्लियर रिसेप्टर, इंट्रासेलुलर रिसेप्टर होता है, ठीक है। एस्ट्रोजन का कैसा रिसेप्टर होता है, एस्ट्रोजन कौन से रिसेप्टर पे जाके बाइंड करता है, इंट्रासेलुलर रिसेप्टर पे जाके बाइंड करता है, आगे जाकर के इंट्रा न्यूक्लियस के अंदर आ जाता है, फिर जीनोम से जनरेट करके आगे क्या करेगा, ये फॉलिकल्स को ये भी ग्रोथ कराएगा, मींस ओवेरियन ग्रोथ कराएगा। फिजियोलॉजिकल रिस्पांस क्या आएगा इसका, ओवेरियन ग्रोथ। क्लियर है सबको, कुछ डाउट है, समझ में आ रहा है क्या। अब देखो एक और पार्ट देख लेते हैं, इसमें से कंप्लीट हो गया सबका, अच्छे से ध्यान में रखना। बहुत सारे बच्चों को इसमें भी कंफ्यूजन होता है एक पार्ट में जो मैं अभी डिस्कस कर रहा हूं। देखो हाइपोथैलेमस होता है अपना मास्टर, हाइपोथैलेमस होता है मास्टर, वो किस पे एक्ट करता है, पिट्यूटरी पे। पिट्यूटरी ग्लैंड फिर किस पे एक्ट करता है, जो भी रिलीज करना होगा हार्मोन, ठीक है। जैसे मान लिया मैंने थायराइड ग्लैंड पे एक्ट करना है, ठीक है, थायराइड ग्लैंड पे एक्ट करता है, तो यहां पर हाइपोथैलेमस थायरॉक्सिन हार्मोन को रिलीज कराएगा। ये तो थायरॉक्सिन हार्मोन को रिलीज कराएगा, हाइपोथैलेमस कौन सा हार्मोन रिलीज करेगा, तो हाइपोथैलेमस रिलीज करता है थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। क्या बोल रहा हूं मैं, थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, ये रिलीज करता है कौन, हाइपोथैलेमस। क्लियर है, ये रिलीज किया हाइपोथैलेमस ने, टीआरएच रिलीज किया, पिट्यूटरी ग्लैंड पे एक्ट किया। पिट्यूटरी ग्लैंड में भी कौन से ग्लैंड पे एक्ट करेगा, कौन से पार्ट पे एक्ट करेगा, ये एंटीरियर पिट्यूटरी पे एक्ट करेगा, क्योंकि याद है ना तुम्हें पोस्टीरियर पिट्यूटरी में दो ही था, ऑक्सीटोसिन और वैसोप्रेसिन। एंटीरियर पिट्यूटरी पे एक्ट करता है, ठीक है। एंटीरियर पिट्यूटरी पे एक्ट किया तो फिर क्या रिलीज कराएगा पिट्यूटरी ग्लैंड, कौन सा हार्मोन रिलीज कराएगा, TSH। इसका मतलब क्या है, थायरॉक्सिन स्टिमुलेटिंग, सॉरी थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। और ये थायराइड ग्लैंड पे फर्दर एक्ट करता है और थायराइड ग्लैंड क्या रिलीज करता है, थायरॉक्सिन। समझ में आया, ऐसा फंक्शन चल रहा है, ये फंक्शन चल रहा है थायराइड ग्लैंड का। मींस TSH रिलीज किया पिट्यूटरी ग्लैंड, वो थायराइड ग्लैंड पे एक्ट किया, थायराइड ग्लैंड को क्या बोला रिलीज करने के लिए, थायरॉक्सिन हार्मोन रिलीज करने के लिए बोला। सेम ऐसा ही फंक्शन होगा और दूसरे का भी। तुम्हें मान लो कोर्टिसोल रिलीज करवाना है, तुम्हें मान लो कोर्टिसोल रिलीज करवाना है, तो कोर्टिसोल रिलीज करवाने के लिए क्या होगा, देखो कोर्टिसोल रिलीज कराने के लिए फिर से हाइपोथैलेमस में लिख रहा हूं H, पिट्यूटरी पे एक्ट करेगा, पिट्यूटरी किस पे एक्ट करेगा, एड्रिनल कॉर्टेक्स पे।
क्या रिलीज कराएगा, CRH रिलीज करेगा, कॉर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। ठीक है, और ये कॉर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन क्या करेगा आगे चल करके, पिट्यूटरी का कौन सा है, एंटीरियर पिट्यूटरी है, क्या रिलीज कराएगा, ACTH, और ACTH एक्ट करेगा किसमें, एड्रिनल कॉर्टेक्स पे, और एड्रिनल कॉर्टेक्स से क्या रिलीज कराएगा, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, मिनरलोकॉर्टिकॉइड, जो भी रिलीज करवाना रिलीज करवाएगा। एक पॉइंट और बताना भूल गया था मैं वहां पे, अगर तुम्हारा ग्लूकोकॉर्टिकॉइड और मिनरलोकॉर्टिकॉइड जो लिखवाया मैंने, उनका अगर हाइपर सिक्रेशन होता है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड का, मींस हाइपर सिक्रेशन ऑफ cortisol is leads to Cushing disease। Cushing disease का मतलब क्या है, इसमें कॉर्टिसोल, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, मिनरलोकॉर्टिकॉइड दोनों, ऐसा सोच लो कि एड्रेनल कॉर्टेक्स के हार्मोन के सारे सिक्रेशन बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं, और बढ़ गया तो डिजीज क्या होगा, क्यूसिंग डिजीज। इसमें कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म बढ़ जाएगा, फैट मेटाबॉलिज्म बढ़ जाएगा, और जो पर्सन दिखेगा ना वो उनका फेस ऐसा हो जाएगा, पूरा फैटी हो जाएगा, ये ऐसा फैटी। ठीक है, समझ में आ रहा है क्या, बहुत ज्यादा फैट रहेगा, लेकिन उनका लेग जो होगा ना बहुत थिन रहेगा। ठीक है, लेग थिन रहेगा, हैंड थिन रहेगा, समझ में आया क्या, क्यूसिंग डिजीज में ऐसा होता है। और दूसरा, अगर इनका हाइपोसिक्रेशन हो, मीन्स हाइपोसिक्रेशन, तो इसे से कौन सा डिजीज होता है, एडिशन डिजीज। क्या बोला मैंने, क्या होता है, एडिशन डिजीज। एडिशन डिजीज में क्या होगा, हाइपोसिक्रेशन ऑफ कॉर्टिकोट्रोपिन, मिनरलोकॉर्टिकॉइड एंड ग्लूकोकॉर्टिकॉइड लीड्स टू एडिशन डिजीज। ठीक है, और तुमसे पूछा जाए इंसुलिन का हाइपोसिक्रेशन होगा तो, कम सिक्रेशन होगा तो क्या होगा, टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटस, DM फॉर डायबिटीज मेलाइटस। टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटस दो टाइप के होते हैं, एक लाइफ स्टाइल में चेंजिंग बिहेवियर के कारण होता है, टाइप 2 जो अपन के बहुत लोगों को अभी होता है वो टाइप 2 है। टाइप 1 में इंसुलिन, बीटा सेल्स का ही फंक्शन कम हो जाता है, बीटा सेल्स ही डेफिशिएंसी, बीटा सेल्स ही फॉर्म नहीं हो पाते, पेनक्रियाज में बीटा सेल्स नहीं हुआ तो इंसुलिन रिलीज नहीं होगा, और इंसुलिन रिलीज नहीं हुआ तो ग्लूकोज लेवल बढ़ जाएगा, तो टाइप 1 बोलेंगे। लेकिन टाइप 2 क्यों होता है, लाइफ स्टाइल चेंज मीन्स बहुत ज्यादा कार्बोहाइड्रेट इंटेक कर रहे हैं, कार्बोहाइड्रेट इंटेक को करने से फैट बहुत ज्यादा अक्यूमुलेट हो रहा है बॉडी में, तो फैट अक्यूमुलेट होने से क्या होगा, अगर ऐसा सोचो कि एब्डोमेन में फैट अक्यूमुलेट हुआ तो वहां का एडुपोसाइट सेल्स, फैट सेल्स क्या होता है, इनसेंसिटिव होता है इंसुलिन के लिए, इंसुलिन उस पर एक्ट ही नहीं कर पाएगा उस फैट वाले सेल्स पे, और इंसुलिन एक्ट नहीं करेगा तो ग्लूकोज का एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाएगा, और ग्लूकोज एब्जॉर्ब नहीं हो पाएगा तो ब्लड में ग्लूकोज का लेवल इंक्रीज रहेगा, तो वो कहलाता है टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस। ठीक है, और ये है टाइप 1 हाइपोसिक्रेशन ऑफ इंसुलिन। ठीक है, डेफिशिएंसी वाले सारे डिसऑर्डर हो गए।